हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। पिछले कुछ समय से देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर विवाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा के अंतर्गत बिल को पेश किया है और उसको पास करवाया है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है इसी पर आधारित रहेगा। जो टॉपिक है वह है बांध सुरक्षा विधेयक और राज्यों की आपत्ति। कुछ समय पहले हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था, जब तमिलनाडु राज्य और केरल के बीच में मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के विवाद बढ़ रहा था। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ फैसले दिए गए तमिलनाडु के पक्ष में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए उस घटनाक्रम को देखते हैं और अब संसद से यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के बीच में जो बांधों से संबंधित मुद्दे थे, उन मुद्दों को डील करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह का एक विधेयक लेकर के आई है और इसको पास कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है दोनों सदनों से। उसके बाद यह आगे राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए जाएगा और फिर यह एक अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ को देखें। न्यूज़ कहती है द डैम सेफ्टी बिल एंड वाई तमिलनाडु इज अगेंस्ट इट, यानी डैम सेफ्टी से जुड़ा जो बिल लाया गया है उसमें तमिलनाडु जैसे राज्य क्यों इसके विरोध में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी, उन्होंने एक रिलीज जारी की थी जिसमें इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया था और ये ऐसा भी कहा था कि इसमें राज्यों के हितों को प्रभावित करते हुए संसद ने एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और यह सही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, इनके क्या हित हैं। कुल मिलाकर जो डायमेंशन है उसमें हम पहले ये जान लें कि बांध सुरक्षा और इसकी आवश्यकता क्या है, सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, विधेयक में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद जानेंगे विरोध के क्या क्या मुद्दे हैं और निष्कर्ष के रूप में इसको समाप्त करेंगे। एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह विषय प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, साथ ही मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस के तहत जीएस पेपर 2 और 3 दोनों को कवर करता है। पेपर 2 में संघीय मुद्दे, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, और पेपर 3 के तहत जो आपदा प्रबंधन वाला मामला है उसको डील करने का प्रयास करता है। ठीक, सबसे पहले हम जान लें कि आखिरकार बांध किसे कहते हैं, बांध क्या है और इसकी सुरक्षा आवश्यकता की आवश्यकता क्यों है। देखिए, बांध दरअसल नदियों पर बनाए गए कृत्रिम अवरोध हैं। किसी भी नदी पर जब हम देखते हैं बहता हुआ जल होता है तो उसमें कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा निर्मित कुछ अवरोध बना दिए जाते हैं। एक बड़ी संरचना का निर्माण किया जाता है, इसमें कई सारे फाटकों को जरिए, एक पूरी संरचना के जरिए जल को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि हम उसमें पानी को जमा करते हैं और पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए और जल की आपूर्ति जैसे कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। तो बांधों का निर्माण इसलिए सकारात्मक माना गया है इस सभी मुद्दों को डील करने के लिए कि हम बांधों में पानी को एकत्रित कर लेंगे। कभी बहुत ज़्यादा पानी, बरसात हुई, उसको भी एकत्रित कर लिया तो बाढ़ जैसी स्थितियों से भी बचाव हो भी सकता है। तो ये सभी इसके मुद्दे हैं। लेकिन अब जो सुरक्षा की आवश्यकता है वो क्यों पड़ रही है, तो इसको जानने से पहले हम समझें कि भारत में आखिरकार कितने बांध मौजूद हैं और कितने पुराने हैं। तो जून 2019 तक जो डेटा बताता है, भारत में 5745 बड़े बांध मौजूद हैं। इसमें जो निर्माणाधीन बांध हैं, जो बनाए जा रहे हैं, वे भी शामिल हैं। ठीक, इन बांधों में से 5675 जो बड़े बांध हैं उनका संचालन करता है राज्य, यानी राज्य सरकारें, राज्य द्वारा। उसमें से 40 जो बांध हैं उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs सेंट्रल के, वे संचालित करते हैं और 5 बांधों को निजी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है, बड़े बांधों को। इसमें जो 75% से ज़्यादा बांध हैं वो लगभग 20 साल से अधिक पुराने हैं। वहीं इनमें से लगभग 220 जो बांध हैं वे 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ऐसे में जो बांध 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको लेकर के सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। ये भी चिंताएं हैं कि यदि वे बांध टूट गए, उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा मौजूद रही, तो उसके बाद जो आगे वाले क्षेत्र में लोग होंगे तो उन पर उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे लोग वहाँ से बेघर हो जाएंगे या फिर कई सारे लोगों को जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत हमने जब पहले डिस्कशन किया था तो इसी तरह का एक मुद्दा मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में भी उठाया गया था। तो इस लिहाज से जो पुराने बांध हैं उनको
कैसे डील किया जाए, उनकी सुरक्षा से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको, मान लीजिए कोई राज्य ध्यान नहीं दे रहा है, राज्य उसमें केवल अपने लाभ पर ध्यान दे रहा है, लेकिन जो उससे जुड़े जो लोग हैं, जो हितधारक हैं वहाँ पर मौजूद लोग या फिर वन्यजीव, उन सभी की जान माल को कैसे हम नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य रखा गया है। जो अधिकांश बड़े बांध हैं उनमें अगर हम राज्यों का नाम लें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बड़े बांध मौजूद हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 906 के लगभग, और फिर गुजरात में 632 बांध लगभग मौजूद हैं। ठीक, अब हम बात करें कि जैसे हमने डिस्कस किया ही कि बड़े बांध में यानी बड़े जलाशय बड़ी मात्रा में पानी को जमा कर सकते हैं, जो भी बड़े बांध हैं। ऐसे में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी उनका फेल्योर होता है, तो जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। उसी बात को यहाँ लिखा है हमने, इसलिए बांध की निगरानी और सुरक्षा जरूरी है। तो जो बिल लाया गया वो इसी मुद्दों को डील करने के लिए लाया गया। वैसे तो इस बिल को लोकसभा में जब से इंट्रोड्यूस किया गया था तो जुलाई 2019 में से इंट्रोड्यूस किया गया और इसे पास हो गया यह बिल अगस्त 2019 में। लेकिन इस वाले जो हमारा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, इसमें से राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है और इसके बाद यह आगे बढ़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पर चर्चा के लिए बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन और इसे एक स्टैंडिंग कमेटी के पास भी भेजने की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन उसको ना मानते हुए सरकार ने इसे पारित करवा दिया। जो प्रावधान है हम उनको देखें, प्रावधान के जरिए ही हमें समझ में आएगा कि ये बिल कितना इम्पोर्टेंट है या फिर क्या क्या इसका महत्व है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यह जो बिल है यह देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होगा, सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी एक तरह से उन सभी बांधों को एक प्रक्रिया के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सुरक्षा प्रक्रिया के मानक एक से हों और सभी राज्यों में उन्हें लागू किया जाए। तो बांधों की निगरानी, उनका निरीक्षण, उनका संचालन और रखरखाव से जुड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी सुरक्षा है, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली, एक स्ट्रक्चरल सिस्टम भी बनाने का इसमें प्रयास दिखता है कि कैसे हम पूरे प्रक्रिया को एक तरीके से केंद्रीय प्राधिकरण के तहत लाएं और केंद्रीय निगरानी तंत्र के तहत उनका निरीक्षण हो सके। अब हमने बड़े बांधों की जिक्र किया, बड़े बांधों का, तो बड़ा बांध क्या होता है इसमें उसका भी डिटेल दिया गया है। जैसे भारत में 15 मीटर से अधिक का जो बांध होगा वह बड़ा बांध कहलाएगा, या फिर जो बांध 10 से 15 मीटर की ऊंचाई के बीच हो और ऐसे बांध जो कुछ अतिरिक्त डिजाइन शर्तों को पूरा करते हैं, खासतौर से वे शर्तें जो इस विधेयक में मेंशन की गई हैं, उन शर्तों को जो भी बांध पूरा करते हैं वे इसकी श्रेणी में आएंगे, यानी बड़े बांध कहलाते हैं। इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उसके तहत बांधों की सुरक्षा पर एक नेशनल कमेटी की बात की गई है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का बताया गया है और इसमें जो प्रमुख लोग शामिल होंगे उसमें केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, केंद्र सरकार के अधिकतम 10 प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकतम 7 प्रतिनिधि और बांध विशेषज्ञ होंगे, वे अधिकतम 3 विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। इसी तरह बांध सुरक्षा के मानकों से संबंधित नीतियां और रेगुलेशंस ये नेशनल कमेटी बनाएगी। ठीक, अब अगला आता है इसी में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी का काम क्या होगा? जो नेशनल कमेटी ने पॉलिसीज बनाई हैं उसको लागू करवाना इनका काम है। राज्य बांध सुरक्षा संगठन जो बनाए जाएंगे, अभी हम उनकी भी बात करेंगे, उनको तकनीकी सहायता देंगे और ऐसे राज्य बांध सुरक्षा संगठन जो राज्यों के बीच में ऐसा जो भी मामला आएगा तो उनको भी ये सॉल्व करेंगे। जैसे जो भी 2 राज्यों के बीच के जो राज्य सुरक्षा संगठन है, अगर उनके बीच में कोई मामला बनता है, कोई विवाद आता है, उसको भी ये डील करेंगे 2 राज्यों के बीच के। ठीक, अब जो राज्य बांध सुरक्षा संगठन है उनका भी जिक्र इसमें किया गया है, उसे SDSOs कहा गया है। तो राज्य में स्थित जितने भी विनिर्दिष्ट बांध होंगे उस पर SDSO के अधिकार होगा, उसके क्षेत्राधिकार में ये बांध आएंगे। लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर, क्योंकि कुछ मामलों में जो SDSO के कार्य हैं ये कार्य राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी करेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब क्या हुआ कि वैसे सभी बांध जो राज्यों में मौजूद हैं, राज्यों के अंतर्गत हैं, उसमें राज्य बांध सुरक्षा संगठन कार्य करेगा, उनकी देखरेख करेगा, इसके क्षेत्राधिकार में आएगा। लेकिन ऐसे बांध जो
एक राज्य से ज़्यादा राज्यों की सीमा में फैले हुए हैं, या फिर किसी एक राज्य में बांध का निर्माण किया गया है लेकिन उसका जो रखरखाव और उसकी संचालन की प्रक्रिया है वह दूसरे राज्य के हाथ में है। ऐसे मुद्दों पर जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी है यह ऐसे मुद्दों को देखेगी। तो इसका उदाहरण है सबसे प्रमुख तमिलनाडु वाला जो मुद्दा चल रहा है। इसी एक खास वजह से तमिलनाडु को इस पर आपत्ति है कि ऐसे मामले जो राज्य के अंतर्गत आने चाहिए वे उन मामलों को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी देखेगी। ठीक, इसके अलावा बांधों का निरीक्षण, उनका परिचालन, रखरखाव, निगरानी और सभी बांधों का डेटाबेस वगैरह भी रखा जाएगा इनके अंतर्गत, और राज्य समितियां भी बनाई जाएंगी बांध सुरक्षा पर। तो जो राज्य बांध सुरक्षा संगठन है इनके कार्यों की समीक्षा करेंगी और बांध की सुरक्षा जांच के आदेश दे सकेंगी। राज्यों के स्तर पर भी स्ट्रक्चर बनाया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन जो विवाद का मुद्दा है वह यहाँ से शुरू होता है कि दो राज्यों के बीच में बने बांधों को जो देखेगा वह देखेगा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा संगठन। यही मुद्दे की जड़ भी है। इसके अलावा एक और जो प्रावधान है वह है कि अभी हमने जिन बॉडीज़ की बात की उनके कार्यों में जो परिवर्तन है वह बहुत आसानी से किया जा सकता है। यानी राज्य बांध सुरक्षा अथॉरिटी जो भी अभी हमने 4 स्ट्रक्चर की बात की, केंद्र सरकार केवल एक अधिसूचना के जरिए ही इनके अंतर्गत जो कार्य हैं इनको अनुसूचियों में रखा गया है उनमें संशोधन कर सकती है। यानी कई बार ऐसा कहा जाता है कि इतनी आसान प्रक्रिया जिसके तहत केंद्र ऐसे परिवर्तन कर रही है उसके आधार पर अभी जो नियम व शर्तें हैं कल को उन्हें बदला जा सकता है, ये भी एक मुद्दा बनता है। इसके अलावा इसमें अपराध और सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। यानी किसी व्यक्ति को यदि इस बिल के तहत, विधेयक के तहत जो भी कार्य सौंपे गए हैं, यदि उस कामों को करने में कोई अन्य व्यक्ति बाधा डालता है वह सजा का हकदार होगा, या फिर दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन न करने पर भी सजा दी जा सकती है। और सजा कितनी दी जाएगी? 1 साल की कैद। वहीं ऐसे मामले जहां किसी व्यक्ति के जीवन को नुकसान हुआ है उन मामलों में यह जो कैद है वह 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, निजी जो व्यक्ति हैं जो बांध की सुरक्षा देख रहे हैं निजी बांधों के संबंध में, वहां पर भी कुछ ऐसे सुरक्षा से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब बात करें विरोध के कुछ प्रमुख मुद्दों की। हमने 2 मुद्दों का भी जिक्र किया। पहला तो राज्य को यह शिकायत है कि ऐसे मुद्दे जो 2 राज्यों के बीच में हैं, खासकर ऐसे बांध अगर हम उदाहरण देखें तो मुल्ला पेरियार बांध और पराम्बिकुलम बांध, इसके अलावा थुनक्काडावु बांध, ये 3 बांध हैं जो केरल में मौजूद हैं, लेकिन इनका संचालन और रखरखाव का अधिकार तमिलनाडु के पास है। ऐसे में तमिलनाडु को ये दिक्कत बनी हुई है कि तमिलनाडु ऐसे मुद्दों को अभी तक जहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय में भी लेकर के गया था, खासकर मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे को, वहाँ पर उसके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए तमिलनाडु के पास मौजूद जो अधिकार थे इस बांध की सुरक्षा और अन्य सभी मुद्दों से संबंधित, वे राष्ट्रीय अथॉरिटी को सौंप दिए। ऐसे में जो राज्य है, राज्य का कहना है कि जो प्रावधान है इस यानी जल की भंडारण से संबंधित, वे राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अभी हम उनको भी देख लेंगे। तो संघ के जरिए, संघ के द्वारा ऐसे कानूनों को बनाना जो राज्य सूची के विषय के तहत हैं, वे एक तरह से असंवैधानिक है। लेकिन केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना एक पक्ष रखा है कि उन्होंने इसका निर्माण कैसे किया है। तो जो विरोध के मुद्दे हैं उसमें एक प्रमुख मुद्दा है इंट्रा स्टेट बांधों पर कानून बनाने का अधिकार। यानी एक राज्य के अंतर्गत ही जो भी बांध मौजूद हैं उस पर कानून बनाने का केंद्र के पास क्या अधिकार है। ऐसा क्योंकि राज्य सूची के तहत जो प्रविष्टि 17 है, 17 कहती है कि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन जो राज्य होंगे वे जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी और तटबंधों, जल भंडारण और जल शक्ति पर कानून बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रावधान को। यानी राज्य सूची जो 17 है प्रविष्टि, वह कहती है कि जो राज्य हैं वे जल आपूर्ति, यानी जल की जो आपूर्ति होगी, सिंचाई पर, नहरों, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण जिसके तहत बांध भी आ सकता है, ठीक, और जल शक्ति पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन रहते हुए। अब जो संघ सूची की प्रविष्टि 56 है
वो क्या कहती है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि संसद को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति है यदि वह इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित का यदि घोषित करती है। तो जाहिर सी बात थी, संसद ने इस कानून के तहत इस विषय को सार्वजनिक हित का घोषित कर दिया और इस पर कानून बना दिया, इस कानून को लेकर के आए। लेकिन जो दिक्कत है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट की बात कही गई थी। जो राज्यों का कहना है वो यही कहना है, यहाँ पर इंटर स्टेट की बात कही गई थी। इंटर स्टेट का मतलब एक राज्य से अधिक दूसरे राज्य के बीच में, यानी दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर इंटर स्टेट शब्द का उपयोग किया गया है। इस आधार पर उनका जो विवाद का मुद्दा है वह बनता है, ठीक। लेकिन जो संसद है, संसद ने इसको केवल इस आधार पर कि इन्होंने सार्वजनिक हित का घोषित कर दिया है और सभी राज्यों के लिए समान प्रावधानों की बात कही है, ठीक है। और एक बात और जो जान लीजिए वह ये है, जो बांध सुरक्षा से संबंधित विधेयक था 2010 का, यानी ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, 2010 में भी ऐसा ही एक विधेयक लाया जा चुका है लोकसभा में। तो इस विधेयक को अनुच्छेद 252 के तहत पेश किया गया था। समझिएगा बात को, 252 के तहत। अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यानी संसद दो राज्यों की सहमति से, यानी संसद दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से ऐसा कानून बना सकती है यदि उस राज्य के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए कि वो संसद को अधिकार दें कि वे ऐसा कानून बनाए। तो ये जो लाया गया था प्रावधान, इसे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने संसद से ऐसा आग्रह किया था, इस आधार पर इसको लाया गया था। लेकिन अभी तो ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया, इस आधार पर उसको एक मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा ये जो प्रावधान था, यानी 2010 का जो विधेयक था, इसकी प्रस्तावना में एक बात और लिखी गई थी कि समान बांध सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान होंगे तो राज्यों के संबंध में संसद को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। ये भी एक मुद्दा बनता है आज के समय में। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें, संघ राज्य संबंधों को लेकर ये विवाद इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद हमें ये देखना होगा कि इस पर और आने वाले समय में क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसे विवाद आते हैं, मान लीजिए कानून सस्टेन करता है, तो उसके बाद कैसे यह कानून इन सभी मुद्दों को, इन सभी चुनौतियों को डील करेगा। यदि ऐसा कोई प्रावधान उच्चतम न्यायालय के सामने लेकर के जाया जाता है तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय इस विषय की किस तरह से व्याख्या करते हैं, ठीक। इसके अलावा इसका जो एक ड्रॉबैक बताया गया है वह है बांधों से जो प्रभावित लोग हैं उनके अनुपात में जो मुआवजा है वह अपर्याप्त है। इसकी कोई स्पष्टता नहीं है कि कितना मुआवजा किस तरह के लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो वे यही हैं कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान बांध सुरक्षा लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके संवैधानिक पक्ष को भी देखना होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या संसद संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसा करने में सक्षम है या नहीं है, ठीक। अगला, बांधों का नियमित निरीक्षण हो सकेगा, आपातकालीन कार्य योजनाएं बनाई जा सकेंगी, व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा की जा सकेगी। यानी जो उद्देश्य है इस कानून का वह व्यापक है और अच्छा है। यहाँ पर जो भी पुराने बांध हैं उससे जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, जो भी पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, उन सभी को एड्रेस करने की बात की गई है। ऐसे में सकारात्मक पहलू तो ये है ही कि यह जो विधेयक है अपने आप में काफ़ी अच्छे प्रावधानों को भी लेकर आया है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी होगा। इसके अलावा जो दंडात्मक प्रावधान है उन्हें भी कुछ विश्लेषक कहते हैं कि वे अपने आप में अपर्याप्त हैं, बहुत अधिक नहीं हैं। ऐसे में इनको भी कैसे आगे डील किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अभी ये जो विधेयक है इसके प्रावधान अच्छे कार्यों के, अच्छे उद्देश्यों के लिए लाए गए हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई उल्लंघन संवैधानिक अधिकारों का संघ और राज्यों के अंतर्गत होता हुआ दिखता है तो उसे देखना आवश्यक होगा। तो जो प्रश्न है उसे देख लें। प्रश्न है, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इससे जुड़े विवाद के मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको इस उत्तर को फ्रेम करने का प्रयास करना है
और इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उनको बताइए, और उस प्रावधान को बताइए जहां पर राज्य और केंद्र के बीच में उन प्रमुख अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए, राज्य सूची के जो प्रविष्टियां हैं उनका जिक्र करते हुए लिखेंगे तो उत्तर ज़्यादा अच्छा और प्रामाणिक हो सकेगा। तो प्रयास कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य प्रमुख टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।